आज की कहानी एक अल्टरनेट रियलिटी पर बेस्ड है जहां पूरे दुनिया को ग्रीक गॉड्स कंट्रोल करते हैं। कहानी फैंटेसी और ड्रामा का एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है और सीरीज जैसे ही आगे बढ़ती है इसका प्लॉट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। कहानी है नेटफ्लिक्स की केओस जो 2024 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और उसमें से आज मैं 4 एपिसोड डाल रही हूँ। आगे के 4 मैं कल डालूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। IMDb पर इस सीरीज को 7.4 की रेटिंग है। कहानी की शुरुआत में हम प्रोमेथियस को सुनते हैं जो हमें वॉइस ओवर से बताता है कि आजकल ये मॉडर्न दुनिया है और इस पूरे मॉडर्न दुनिया और सारे देवताओं को ज़ूस कंट्रोल कर रहा है। वो एक करप्टेड देवता है। अब इसी के साथ हम एक अलग जगह को देखते हैं जिसका नाम था ओलंपस, जो आसमानों के बीचों बीच में थी और यहाँ पे ज़ूस का बहुत ही बड़ा मैंशन होता है। अब हम ज़ूस को देखते हैं जो आज काफी खुश होता है क्योंकि आज पृथ्वी पर इंसान उसका फेवरेट फेस्टिवल जिसे ओलंपिया कहा जाता है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर ज़ूस को सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर प्रोमेथियस को ज़ूस के करप्शन के बारे में पता होता है और कैद में रहकर वो ज़ूस को कंट्रोल से हटाने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है, जिसके लिए वो बताता है उसे 3 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें से पहली होती है रेडी नाम की एक लड़की। अपनी शादी से वो खुश नहीं थी क्योंकि उसका हस्बैंड एक रॉक स्टार होता है जो साल के सिर्फ 2 दिन ही घर आता था और रेडी को अकेला रहना पड़ता था। एक दिन वो सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाती है और तभी उसकी मुलाकात एक लेडी कैसेंड्रा से होती है जो काफी अजीब थी, लेकिन रेडी उसकी मदद करती है। इन रिटर्न वो रेडी को बताती है कि आज सब कुछ बदलने वाला है। आज वो दिन है जब तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाओगी, जिससे रेडी थोड़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ हम ओलंपस में देखते हैं जहाँ पर ज़ूस काफी खुश होता है और अर्थ पर बारिश ला रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर द मेंडर्स के पास जाती है। द मेंडर्स ये एक डिवाइन स्ट्रक्चर था और जब तक ये पानी ऐसे बहता रहेगा तब तक ज़ूस का इस पूरे दुनिया पर कंट्रोल रहेगा। अब ज़ूस देखता है द मेंडर्स में कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है और वो काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पत्नी हेरा आ जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है। दूसरी जगह अर्थ पर हम ज़ूस के ही बेटे डिनाइसस को देखते हैं जो प्लेजर और खुशी का देवता होता है, जो पूरा दिन और रात पार्टी कर रहा होता है। लेकिन लगातार पार्टी के बाद वो पूरा बोर हो जाता है और खाने के लिए एक वेंडर के पास जाता है। अब वेंडर उसे कहता है कि तुम्हें अपने पिता को एक घड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, उन्हें अच्छी लगेगी। अब इसी सुझाव के साथ डिनाइसस एक घड़ी खरीद कर ओलंपस आता है, लेकिन जैसे ही वो मैंशन में आता है हेरा उसे देखकर काफी नाखुश होती है। दरअसल वो उसकी असली माँ नहीं थी। डिनाइसस की माँ एक इंसान थी और वो नहीं चाहती थी कि डिनाइसस कभी भी गॉड बने, लेकिन फिर भी ज़ूस ने उसे गॉड बना दिया था, इसीलिए इन दोनों में काफी इश्यूज होते हैं। खैर अब नाश्ता करते वक्त ज़ूस अर्थ पर हो रहे उस सेलिब्रेशन को देख रहा होता है और काफी खुश होता है जहाँ पर उसकी मूर्ति का इनॉग्रेशन होने वाला था। अब इसी दरम्यान उसका बेटा उसे वो घड़ी गिफ्ट करता है, पर ज़ूस घड़ी को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे उसके दूसरे बेटे यानी हरक्यूलिस ने काफी हाईटेक घड़ी दी होती है और हरक्यूलिस की घड़ी उसके लिए लकी भी थी। खैर इसके बाद डिनाइसस ज़ूस से कहता है कि मुझे और काम चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पर ज़ूस उसे इग्नोर करता है और टीवी पर वो सेलिब्रेशन देखने लगता है। इसलिए डिनाइसस गुस्से से जाने लगता है और हेरा भी उसे ताना मारती है। इसीलिए गुस्से में डिनाइसस जाते हुए हरक्यूलिस की वो घड़ी चुराकर चला जाता है। अब ज़ूस टीवी पर देखता है कि अर्थ पर जो उसका सेलिब्रेशन चल रहा था वहाँ पर उसका जो स्टेचू होता है वो किसी ने तोड़ दिया था और किसी ने स्टेचू पर लिखा था कि हेल विद द गॉड्स, यानी कि इंसानों में अब बगावत शुरू हो गई है, सारे इंसान गॉड से गुस्सा है। इसीलिए ज़ूस काफी टेंशन में आने लगता है, लेकिन हेरा उसे संभाल लेती है। दूसरी तरफ अर्थ पर हम रेडी को देखते हैं। उसका हस्बैंड ऑर्फनस होता है जो टूर खत्म करके उससे मिलने आता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि वो अचानक घर आया था। इसी दरम्यान ऑर्फनस की मैनेजर आती है और उसके कॉन्सर्ट की तैयारी करने के लिए उसे हेराक्लेन नाम की जगह पर लेकर जाती है। अब यहाँ ओलंपस में ज़ूस को देखते हैं जो अभी भी काफी गुस्सा होता है और तभी उसे अपने चेहरे पर एक रिंकल नजर आता है जो कि एक निशानी थी कि ज़ूस अब बुढ़ा हो रहा है।
इसीलिए वो काफी डर जाता है और तुरंत प्रोमेथियस को टेलीपोर्ट करने लगता है। वही प्रोमेथियस को हम देखते हैं जो एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी पर कैद होता है और पंछी उसे नोच कर खा रहे थे और ज़ूस उसे सारी हकीकत बताता है और उसे एक भविष्यवाणी दिखाता है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक जब एक लाइन अपीयर होगी तब सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन प्रोमेथियस उसे विश्वास दिलाता है कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रोमेथियस का ये सब एक नाटक था। उसे पता था कि ज़ूस का समय आ गया है। अब उसे शाम को ऑर्फनेज का कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और उसे पूरी उम्मीद थी कि रिडी उसके कॉन्सर्ट में आई होगी, लेकिन रिडी वहाँ पे नहीं होती। वही इस कॉन्सर्ट में डिनाइसिस भी टेलीपोर्ट होकर आता है। तो यहाँ दूसरी जगह हम रिडी को देखते हैं जो कि एक टेम्पल जैसे चर्च में आती है और टासिया नाम के नन से मिलती है। दरअसल टासिया रिडी की माँ होती है। टासिया की जबान काट दी होती है और उसे गॉडेस हेरा को सौंप दिया होता है, जिसके बाद टासिया को भी हेरा की सेवा करने के लिए भेज दिया था और इसीलिए आज वो नन बनी थी। खैर यहाँ पे जो रिडी होती है वो अपने माँ यानी टासिया से बहुत ही गुस्सा होती है। वो कहती है कि मैं अकेले पड़ गई हूँ, मैं ऑर्फनेज से अब और प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उसे डिवोर्स भी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे कारण मैं ऐसा कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारा ये गॉड, ये सारी वाहियात चीजें हैं, कोई भी गॉड हमारे बारे में सोच भी नहीं रहा है और तुमने अपनी जिंदगी उस गॉड को सौंप दी है। ये सब अपने माँ को बोलकर वो गुस्से में वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी गेट पर उसे कसांड्रा मिलती है और वो उसको देखने पीछे मुड़ती है कि तभी एक ट्रक आकर रिडी को उड़ा देता है और वो वही मारी जाती है। अब कॉन्सर्ट में ये खबर ऑर्फनेज को दी जाती है, जिसके कारण वो पूरा टूट जाता है। अब ये बात डिनाइसिस को भी पता चलती है और वो काफी दुखी होता है। वही हम देखते हैं टासिया के हाथ में एक पेपर होता है। दरअसल वो रिडी की भविष्यवाणी होती है जो कि बिल्कुल ज़ूस के भविष्यवाणी से मैच करती थी कि जब एक लकीर आएगी तब सारी चीजें बिखर जाएगी। अब इसके बाद हम रिडी के फ्यूनरल का सीन देखते हैं। डिनाइसिस भी आया होता है। वो ऑर्फनेज के लिए काफी बुरा फील कर रहा था और ऑर्फनेज अभी भी सदमे में था, जिसे देखकर डिनाइसिस फैसला करता है कि अब उसकी जिंदगी का यही मकसद है कि वो ऑर्फनेज की मदद करेगा। यहाँ पे ऑर्फनेज प्रीस्ट को रिडी के शरीर पर रखने के लिए एक कॉइन देता है ताकि उस कॉइन को इस्तेमाल करके रिडी आफ्टर लाइफ में जा सकती है। खैर फ्यूनरल के बाद ऑर्फनेज काफी ड्रिंक करता है और एक बंदूक लेकर खुद को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी डिनाइसिस वहाँ पे आता है और गलती से उसे गोली लगती है। पर क्योंकि डिनाइसिस एक गॉड है इसीलिए वो मरता नहीं है और उसे वापस जिंदा देखकर ऑर्फनेज भी हैरान हो जाता है। अब डिनाइसिस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम अपने वाइफ को मरे बगैर वापस मिल सकते हो। वही दूसरी तरफ हम ज़ूस को देखते हैं जो काफी टेंशन में बैठा हुआ था और यहाँ पे हमें रिवील होता है दरअसल ज़ूस हमेशा से एक गॉड नहीं था, वो पहले एक इंसान था, यानी कि वो इंसानों की तरह ही मर सकता है और इसी बात को सोचकर ज़ूस परेशान हो रहा था। अब इस एपिसोड के एंडिंग में हम रिडी को देखते हैं जो बाकी मरे हुए आत्माओं के साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में अंडरवर्ल्ड में आ पहुंचती है एक बोट में। अब अगला एपिसोड आता है और शुरुआत में हम 10 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है। हम एक जगह पर कीनस नाम का लड़का देखते हैं जो कुछ महिलाओं को देखकर वहां से भागने लगता है। दरअसल ये सारा अमेज़न का एक कबीला होता है और कीनस उनसे ही भाग गया था, लेकिन अब कबीले के लोग आते हैं और उसे मार डालते हैं क्योंकि कीनस ने उनका कबीला छोड़ दिया था। अब मरने से पहले उसकी माँ मरीना भी आती है जो अपने बेटे को ऐसा देखकर काफी दुखी होती है, लेकिन वो भी कबीले वालों के साथ थी। खैर अब यहाँ पे हम अंडरवर्ल्ड इस चीज को देखते हैं। ये पूरी दुनिया गॉड ऑफ डेड यानी हेडिस और ज़ूस की ही बेटी हेडिस की वाइफ क्वीन परसिफनी चला रही होती है। अब दोनों भी एक वीडियो के थ्रू आते हैं और लोगों को उनकी आफ्टर लाइफ में क्या क्या होने वाला है ये बताते हैं, जैसे कि उन्हें एक नदी पार करनी होगी और नदी के बीचों बीच में एक बड़ी सी फ्रेम है जिसके पार इन सारे लोगों को जाना है। जैसे ही ये लोग उस फ्रेम से जाएंगे तो उन्हें एक तरह से मुक्ति मिलेगी और उनका पुनर्जन्म होगा और अर्थ पे वो जन्म ले सकते हैं। नदी पार करने के लिए इनके पास कुछ स्विमर्स यानी कुछ वर्कर्स भी होते हैं जो इन सारे सोल्स की मदद करने वाले थे। अब सारे सोल्स अंडरवर्ल्ड आते हैं और कुछ लाइंस में खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कुछ हैंडलर्स यानी स्टाफ आते हैं अपने सर्विस डॉग को लेकर और वो डॉग्स कुछ लोगों को देखकर भौंकने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों को अलग किया जाता है। हम देखते हैं कीनस यहीं पर काम कर रहा होता है पिछले 10 सालों से, यानी किसी कारण से उसे भी मुक्ति नहीं मिली थी और वो अपने डॉग के साथ लोगों को चेकअप कर रहा था और तभी उसका डॉग रिडी को देखकर भौंकने लगता है और अब रिडी को भी लाइन से अलग किया जाता है। अब ये काम होने के बाद कीनस और उसकी एक दूसरी कलीग
ब्रूड, ये दोनों भी द मेडुसा के ऑफिस आते हैं। अब मेडुसा इन दोनों को भी प्रमोट करती है और कहती है कि आज से तुम्हें हैंडलर का काम नहीं करना है और तुम अब से एक स्विमर हो। लेकिन ये सुनते ही कीनस मना कर देता है, हालांकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होता और उसे अब ना चाहते हुए भी स्विमर बनना पड़ता है। खैर वही दूसरी जगह हम ज़ूस को देखते हैं जो अर्थ पर आता है यहाँ का हालचाल देखने के लिए। तो यहाँ पर लोग आराम से अपनी जिंदगी काट रहे थे, काफी खुश होते हैं। ये देखकर ज़ूस बहुत ही हैरान और गुस्सा होता है और उसे समझ आता है कि लोग अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही खुश है और इसीलिए उन्हें गॉड्स की कुछ परवाह नहीं है। इसीलिए अब वो सोचने लगता है कि इंसानों को सबक कैसे सिखाए। वही दूसरी तरफ हम ज़ूस के ही दूसरे बेटे डायनायसस को देखते हैं जो ऑर्फनेज के साथ होता है और उसे द केव नाम के एक बार में लेकर आता है। द केव इस पब की ओनर होती है द फेट्स यानी कि नसीब, और इन फेट्स के टीम में 3 लोग होते हैं जो पूरे इंसान और गॉड के फेट्स और उनके नसीब का हिसाब किताब रखते थे। फेट्स ही थे जिन्होंने पूरे इंसान और ईश्वरों को उनकी भविष्यवाणी दी होती है। ये बार काफी अलग होता है। दरअसल यहाँ से जिंदा लोग अंडरवर्ल्ड में जा या आ सकते थे। डायनायसस ऑर्फनेज की मदद करके उसे अंडरवर्ल्ड लेकर जाने वाला था ताकि वो रिडी से मिल सके। दरअसल यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड जाना था, लेकिन एट अ टाइम एक ही बंदा जा सकता है और ये डिसाइड करने के लिए इस पब में 3 जजेस को रखा होता है जो लोगों की परीक्षा लेकर तय करेंगे कि किसको अंडरवर्ल्ड जाने दिया जाए। खैर अब यहाँ पे लोगों की परीक्षा ली जाती है जिसमें पहले राउंड में सारे कंटेस्टेंट को कुछ पुतले दिए जाते हैं जिस पर उन्हें जो भी मर गया है उसके बर्थ मार्क या स्कार को ड्रॉ करना था। अब ऑर्फनेज आसानी से रिडी का जो बर्थ मार्क होता है वो निकालता है और राउंड क्लियर हो जाता है। अब अगले राउंड में फेट ऑर्फनेज को रिडी की याद में एक गाना गाने के लिए कहती है। अब ऑर्फनेज एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जाता है, लेकिन तभी फेट्स को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यह इंसान सही नहीं है। इसीलिए वो सीधा एक चाकू लेती है और उसके हाथ में ही मारती है और कहती है कि तुमने रिडी के साथ कुछ तो गलत किया है, बताओ तुमने क्या किया। तो यहाँ दूसरी तरफ हम रिडी को देखते हैं जिसे लाइन से अलग निकाला होता है और उसे बताया जाता है कि तुम फ्रेम के उस पार नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास जो कॉइन होना चाहिए था वो नहीं है। इसीलिए अब उसे अंडरवर्ल्ड इस दुनिया में 200 साल के लिए रहना होगा, यहाँ पे काम करना होगा, उसी के बाद उसे फ्रेम से जाने का चांस मिलेगा। ये सुन के वो हैरान होती है क्योंकि हमने देखा था कि उसके हस्बैंड ने वो कॉइन रखा था। वो मेडुसा से मिन्नतें मांगने लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, जिसके बाद मेडुसा सारे स्विमर्स को लेकर नदी के यहाँ पे आने लगती है जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे लोग होते हैं जो नदी में डूबने लगते हैं और ये स्विमर्स उनकी मदद करते हैं फ्रेम तक लेकर जाने के लिए। अब आते हैं हम क्लब में। द फेट ऑर्फनेज को वापस वो चाकू मारता है और तभी ऑर्फनेज रोने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब रिडी का फ्यूनरल हुआ था उसी रात ऑर्फनेज वापस फ्यूनरल में गया था और उस कॉइन उसने निकाल दिया था। यहाँ क्लब में जब सबको पता चलता है तब सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने वाइफ से बहुत ही प्यार करता हूँ और ऐसा इसीलिए किया कि जब मैं मरूं तब हम दोनों भी साथ रह पाएंगे। यानी कि उसने अपने सेल्फिश रीजन के लिए अपने वाइफ को मुक्ति देना सही नहीं समझा और किसी को भी अब ऑर्फनेज की बात पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए फेट उसे डिस्क्वालीफाई करके दूसरे कपल को अंडरवर्ल्ड जाने देती है। तो यहाँ पे रिडी ये जानने के बाद बहुत ही बेचैन होती है कि उसे अब 200 साल यहाँ रहना होगा, इसीलिए वो खुद ही नदी में जाने लगती है उस फ्रेम के पास। लेकिन वो नदी बिना कॉइन के उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, इसके चलते वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे कीनस आता है और उसे समझाता है कि सब कुछ सही होगा। वो बताता है कि 10 साल पहले मैं मर गया था और शायद मेरे माँ ने मेरा कॉइन ले लिया था और इसीलिए मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ। और इन दोनों की भी दोस्ती होती है। प्रोमेथियस हमें बताता है जिस दूसरे इंसान की उसे तलाश थी वो कीनस ही है। खैर इधर ज़ूस अब अर्थ से वापस ओलंपस आता है और वो सबसे पहले प्रोमेथियस को वापस बुलाता है और कहता है शायद लोगों को पता चल गया है कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, उनका ध्यान खींचने के लिए मुझे अर्थ पर दंगे करने होंगे, वॉर शुरू करने होंगे और इसी तरह वो लोग मेरे सामने वापस झुक जाएंगे और इसीलिए मैं आधी से ज्यादा दुनिया को अब तबाह करने वाला हूँ। लेकिन प्रोमेथियस को यह आइडिया सही नहीं लगता और वो उसे समझाता है, लेकिन ज़ूस उसकी बात नहीं मानता। लेकिन तभी प्रोमेथियस उससे पूछता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें तुम्हारी घड़ी लगेगी, वो कहाँ पर है। तब ज़ूस को रियलाइज होता है कि उसकी घड़ी उसका लकी चार्म है, इसीलिए वो पहले घड़ी ढूंढने का सोचता है।
वही दूसरी तरफ हम देखते हैं अब डायनासिस फेट के पास जाकर विनती करता है कि इसे एक बार अंडरवर्ल्ड में जाने का मौका दे। तो फेट्स मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसके बदले में मुझे ये घड़ी जो तुमने पहनी है वो मुझे देनी होगी। पहले तो डायनासिस मना करता है, लेकिन काफी कन्विंसिंग के बाद वो घड़ी फेट को दे देता है। यानी कि अब ज़ूस की घड़ी द फेट के पास गई थी और ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में द 40s नाम के एक ग्रुप को देखते हैं। ये ग्रुप दरअसल जस्टिस सर्व करता था, यानी कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं जो कानून के नजरों से बच गए थे उन्हें ये लोग सीधा मार डालते थे। ये सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते थे जिन्हें ये लोग मारने वाले हैं। अब इनका नेक्स्ट टारगेट होता है आरी नाम की लड़की। हम आरी को देखते हैं, दरअसल ये प्रेसिडेंट माइनोस की ही बेटी होती है। बचपन में उसने गलती से अपने ही जुड़वा भाई ग्लॉसियस को नींद में ही मार डाला था और आज इतने सालों के बावजूद आरी की माँ उससे काफी नफरत करती थी और इसी के कारण वो हर साल इन दोनों के भी बर्थडे के दिन आरी के भाई यानी कि ग्लॉसियस का पुतला बनाया करती थी कि वो अभी कैसा दिखता होगा। खैर अब सीन बैकग्राउंड में जाता है, यानी ओलंपस डे के दिन, जिस दिन इस शहर में वो सेलिब्रेशन था और आज ही के दिन आरी का बर्थडे भी होता है। अब यहाँ पे उसके भाई की मूर्ति बनाई जा रही थी कि तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट माइनस आते हैं और अपने बेटी से कहते हैं इतने सालों से तुमने अपने बर्थडे के दिन कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था, लेकिन इस साल तुम्हें गिफ्ट लेना होगा और तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें आज देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। इसी दरम्यान हम एरी के बॉडीगार्ड थीसिस को देखते हैं जो उसी के साथ होता है। एरी उसे पसंद करती थी। खैर इसके बाद सिटी में ओलंपस डे का इनॉग्रेशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं किसी ने गॉड्स के सारे पुतले को मिटा दिया होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब करने के पीछे थेसिस और उसके कुछ लोग शामिल थे। खैर अब इसके कारण पूरे शहर में हंगामा होता है और प्रेसिडेंट माइनस एक ट्रोजन नाम के कम्युनिटी के लोगों को पकड़ कर लाते हैं। ट्रोजन ये लोग दरअसल ट्रॉय इस शहर से आए होते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रॉय इस शहर में गॉड्स के खिलाफ बगावत की थी और इसीलिए ट्रॉय इस शहर को ही गॉड्स ने मिटा दिया था। जिसके बाद जो भी लोग थे वो क्रेट यानी इसी शहर में शरण लेने के लिए आए थे और प्रेसिडेंट माइनस ने उन्हें यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दी थी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रोजन कम्युनिटी को अलग रखता था। शहर में किसी भी बाकी फंक्शंस में उन्हें आना अलाउड नहीं था। उनकी कंडीशन भी काफी खराब होती है। इसीलिए जब अब शहर में ये हंगामा हुआ था तो सबसे पहला शक ट्रोजन पर ही जाता है और ट्रोजन के एक गैंग को भी पकड़ा जाता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रोजन के 2 मेन लीडर्स को अपने कैबिन में इनवाइट करता है। ये 2 लेडीज होती है जो ट्रोजन के राज परिवार से थी। इसमें से एक का नाम काया होता है। अब प्रेसिडेंट माइनस उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारे गैंग के 6 लोगों को पकड़ा है जिन्होंने मूर्ति तोड़ी थी, लेकिन मुझे उनका लीडर मिडनाइट तक चाहिए। अगर लीडर ने सरेंडर नहीं किया तो मैं इन 6 लोगों को क्रीचर के हाथों मरवा दूंगा। तभी काया कहती है कि उनका लीडर शायद शहर से भाग गया है, प्लीज इन बाकी लोगों को आप छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं मानता। हालांकि आरी भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता ट्रोजन्स को ऐसे मारे। खैर इसके बाद एंट्री होती है पोसाइडन की, लेकिन तभी उसके पास ज़ूस आता है और उससे कहता है कि इंसानों ने आज मेरे पुतले को तोड़ दिया था ओलंपस डे के दिन। अब तुम्हें अपने आदमी से कहकर उन ट्रोजन्स को सजा देनी होगी जिन्होंने ये काम किया है। जिसके बाद पोसाइडन एक चर्च में आता है जहाँ पे प्रेसिडेंट माइनस यहाँ पर आए हुए थे। अब कन्फेशन बॉक्स में नन के बजाय खुद पोसाइडन आ जाता है और वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर देता है कि ये काम ट्रोजन्स ने किया है और तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें मारना होगा। यानी यहाँ पे एक बात क्लियर होती है कि प्रेसिडेंट गॉड्स के ही डायरेक्ट ऑर्डर मानता था पोसाइडन के थ्रू। खैर आज एरी का बर्थडे होता है, इसलिए थेसिस उसे पार्टी वगैरह में लेकर जाता है और थेसिस आरी को बहला फुसलाकर एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पे ट्रोजन्स रहा करते थे और वो ट्रोजन्स का जो लीडर होता है जिसे प्रेसिडेंट पकड़ना चाहते थे उससे मिलवाता है, जिसका नाम था नैक्स। अब थीसिस यहाँ पे बताता है कि ये लोग बहुत ही बुरे कंडीशन में यहाँ पे रह रहे हैं और तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। अब आरी पहले तो थेसिस के ऊपर गुस्सा होती है कि उसने ऐसे उसे इस जगह पर लाया था, लेकिन तभी वहाँ पर काया और वो दूसरी लेडी आती है जो सुबह प्रेसिडेंट से मिलने आई थी और यहाँ पे रिवील होता है कि नैक्स काया का ही बेटा है, यानी कि वो राज परिवार का प्रिंस है और उसी ने शहर में गॉड्स के पुतले को तोड़कर दंगे किए थे। यहाँ पे नैक्स खुद को सरेंडर भी करना चाहता था, लेकिन उसके माँ ने उसे बांध के रखा था क्योंकि अगर वो मर जाता है तो राज परिवार का अंश मर जाएगा। अब थीसिस आरी को कहता है तुम्हें उन बाकी लोगों को बचाना होगा और तुम्हें अपने पिता के पास ये एज अ
बर्थडे गिफ्ट मांगना होगा। अब आरी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। फिर वो घर आकर अपने पिता से मिलती और कहती है कि आप आज जो मुझे गिफ्ट देने वाले थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ट्रोजन्स के वो बाकी 6 लोगों को छोड़ दो, उन्हें कोई सजा मत दो। पहले तो प्रेसिडेंट माइनस मना करते हैं, लेकिन आरी के जिद के आगे वो उसकी बात मानते हैं और उन्हें रिलीज किया जाता है और वो सारे लोग अपने घर आकर खुश होते हैं। लेकिन रात में पोसाइडन वापस प्रेसिडेंट माइनस से मिलने आता है और वो काफी गुस्सा था। वो माइनस को धमकी देता है कि अगर तुमने उन 7 लोगों को नहीं मारा तो अगले दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। इसलिए अब ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट तुरंत अपनी पूरी फोर्स ट्रोजन्स के बिल्डिंग में भेज देता है और उन 7 लोगों को पकड़वाता है, जिसके बाद उन्हें मॉन्स्टर के केव में डालकर उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन उनकी आधी लाशें शहर के बाहर टंगाई जाती है। काया अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और तभी आरी भी आ जाती है और ये देखकर शॉक होती है कि उसके पिता ने उसे धोखा दिया है। खैर इसके बाद वो अपने रूम में चली आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात द फ्यूरीज से होती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं ओलंपस में ज़ूस अपने स्टाफ को शूट कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनमें से ही किसी ने घड़ी चुराई है। ये देखकर अंदर से हेरा गॉड ऑफ ओशन यानी पोसाइडन को कॉल करती है और कहती है कि ज़ूस पागल हो गया है, वो इंसानों में आपस में लड़ाई करने वाला है, काफी लोग मारे जाने वाले हैं, वो अंडरवर्ल्ड भी इसके लिए रेडी कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले उसकी घड़ी ढूंढनी होगी। और पोसाइडन ना चाहते हुए भी घड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वही हम प्रोमेथियस को देखते हैं, जो हमें बताता है कि कई सालों पहले शेरॉन नाम का मेरा एक लवर था। प्रोमेथियस शेरॉन को बताता है कि ज़ूस मुझे मारने वाला है और प्रोमेथियस को शेरॉन की एक मदद चाहिए। शेरॉन उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। फिर प्रोमेथियस उसे कहता है कि भविष्य में एक इंसान तुम्हारे पास आएगा, उसे तुम्हें मदद करनी होगी। उस इंसान के शरीर पर एक निशान होगा जिसे तुम समझ जाओगे कि ये वही इंसान है। फिर प्रोमेथियस शेरॉन से शपथ लेता है कि वो उस इंसान की मदद करेगा। अब शेरॉन प्रोमेथियस से काफी प्यार करता था, इसीलिए उस इंसान की मदद करने का वो वादा करता है। लेकिन ऐसा करते ही प्रोमेथियस शेरॉन को वहीं पर मार डालता है। फिर अब दूसरी जगह पे हम अर्थ पर देखते हैं ऑर्फनस और वो दूसरा आदमी एनाटोल, इन दोनों को भी फेथ अंडरवर्ल्ड में भेज देता है और दोनों भी एक आसमान से आकर ब्रिज पर गिरते हैं। एनाटोल यहाँ पर अपने छोटे बेटे को ढूंढने के लिए आया था और अब दोनों भी आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही बड़ी नदी सामने दिखाई देती है जो उन्हें पार करनी थी। यहाँ दूसरी जगह हम कीनस को देखते हैं, जो अंडरवर्ल्ड में अपने डॉग से मिलने के लिए आया होता है और उसे वो पिंजरे से निकालता है, लेकिन वहाँ आते ही फोर्टिस वहाँ से भाग जाता है। खैर अब यहाँ दूसरी जगह हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड में कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। हम हेडिस और परसेफनी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे। दरअसल पिछले रात में नैक्स जो था यानी ट्रॉय के राज परिवार का वो प्रिंस, वो मर गया था, लेकिन अब उसकी सोल अंडरवर्ल्ड से कहीं गायब हो गई है, वो कहीं भाग गया है और इसी के कारण ये दोनों घबराए हुए बैठे थे कि अब ज़ूस को ये बात कैसे बताए। खैर अब यहाँ पे कीनस अपने डॉग फोर्टिस को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे नैक्स मिल जाता है। ये वही सोल था जो भाग गया है। अब नैक्स घबराया हुआ यहाँ वहाँ पे छुप रहा था और कीनस से मदद मांगता है। कीनस कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्रेम से जाने के लिए। लेकिन नैक्स कहता है मैं ऑलरेडी एक बार फ्रेम पास कर चुका हूँ और वापस यहीं पे आया हूँ। अब ये बात सुनते ही कीनस भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी कीनस को कोई आवाज देता है और वो वहाँ पे चला जाता है और तभी कीनस का बॉस उसे आकर डांटता है, क्योंकि उसके डॉग ने उसके मशीन पर पूरा पी कर दिया होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कीनस का बॉस और कोई नहीं बल्कि शेरॉन ही था। आगे हम रिडी को देखते हैं, जिसे अब एक स्विमर बना दिया गया होता है और अब वो लोगों को नदी पार करने में उनकी मदद करने वाली थी। वही दूसरी जगह पे पोसाइडन अब अर्थ पर आता है और डायनायसस को एक एक्वेरियम में मिलने के लिए बुलाता है। डायनायसस के पास हम देखते हैं रिडी की बिल्ली भी होती है। खैर अब पोसाइडन उससे पूछता है कि क्या तुमने ज़ूस की घड़ी ली है? तो पहले तो डायनायसस मना करता है, लेकिन आखिरी में मान जाता है कि हाँ मैंने ही चोरी की थी, लेकिन मैं एक बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाला हूँ। मैंने एक जिंदा इंसान को अंडरवर्ल्ड में जाने का मौका दिया है और वो अपने मरे हुए पत्नी को वापस अर्थ पर लाने वाला है। पर ये सुनते ही पोसाइडन बहुत ही ज्यादा सीरियस और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो तुम याद रखो कि ज़ूस
सबको खत्म कर देगा, तुम्हें, मुझे और इस पूरे वर्ल्ड को, अर्थ को खत्म कर देगा अगर अंडरवर्ल्ड से कोई भी सोल जिंदा वापस आता है तो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम पहले वो घड़ी लेकर आओ। अब डायनासिस काफी डर जाता है और वो घड़ी लेने के लिए चला जाता है। इधर अंडरवर्ल्ड में ऑर्फनस और एनाटोल एक दूसरी नदी पार कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें शेरॉन दिखाई देता है और वो दोनों को भी अपने बोट पर लेकर आता है ताकि दोनों को अंडरवर्ल्ड लेकर जाए। लेकिन नदी के बीचों बीच में वो बोट रोक देता है और कहता है नदी के इस हिस्से का नाम सिला है और यहाँ से सिर्फ कोई एक ही इंसान आगे जा सकता है। अब वो कौन होगा इसका फैसला तुम दोनों करोगे लड़ाई करके। जो सुनकर ऑर्फनस और एनाटोल दोनों भी लड़ने लगते हैं। अब लड़ाई करते वक्त एनाटोल ऑर्फनस पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी शेरॉन की नजर ऑर्फनस के हाथ पर पड़ती है। एक मार्क बना हुआ था, सेम मार्क प्रोमेथियस के शरीर पर भी था और तभी उसे प्रोमेथियस से किया हुआ वो प्रॉमिस याद आता है, यानी कि उसे अब ऑर्फनस को बचाना होगा। इसीलिए शेरॉन एनाटोल को पकड़ता है और सीधा बोट से नीचे गिरा देता है और तभी हम देखते हैं ऊपर से एक मॉन्स्टर आता है और एनाटोल को खा जाता है। जिसके बाद शेरॉन ऑर्फनस को लेकर किनारे पहुंचता है, जहां पर हम देखते हैं प्रोमेथियस ने जमीन पर एक थैंक यू ये मैसेज उसके लिए छोड़ा होता है। खैर इस एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कीनस और रीडी दोनों कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें नैक्स दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग पकड़कर बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जिसके बारे में इन्हें भी पता नहीं होता। अब दोनों भी चुपके से वहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी लोग फ्रेम से गए होते हैं उनकी अजीब सी मूर्तियां बनी हुई थी, यानी कि फ्रेम से जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता बल्कि उनकी यहाँ पर मूर्तियां बन जाती हैं और ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के 4 मैं कल डालूंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।